छोटे बच्चे किसी भी घर की जान होते हैं। उनकी खुशी, उनकी मासूमियत, उनके प्यार भरी बातें हर एक इंसान को उनके परिवार में सबको एक दूसरे से बांध कर रखती है। जब भी घर में एक नया बच्चा पैदा होता है या एक छोटा बच्चा पैदा होता है, तो वो एक नई खुशी, एक नई उम्मीद उस परिवार के लिए लेकर आता है। एक छोटे बच्चे की वजह से घर में जो पुराने रिश्ते जो हमारे खराब हुए होते हैं, वो भी काफ़ी हद तक ठीक होने लगते हैं। लेकिन सोचो, अगर इसी मासूमियत के पर्दे के पीछे कोई और राज छुपा हो, एक ऐसा छोटा बच्चा जिसे देखकर गांव वालों को मुस्कुराना चाहिए, वही उस गांव का सबसे बड़ा राज बनकर रह जाए। आज का केस बिल्कुल ऐसा ही है। आज हम बात करने वाले हैं अमरजीत साडा की, जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 8 साल थी जब उसने क्राइम किया था। आज हम समझने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने अमरजीत साडा को यंगेस्ट सीरियल किलर ऑफ इंडिया का टाइटल दे दिया। अमरजीत का जन्म 1988 में मुसहरी गांव बेगूसराय बिहार में हुआ था। अमरजीत की फैमिली इतनी ज़्यादा पुअर थी कि वो बेसिक नेसेसिटीज़ को भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इसके अलावा अमरजीत के जितने भी नेबर्स थे वो सारे आसपास में ही रहते थे। मतलब अगर एक घर अमरजीत का है तो उसके बिल्कुल साइड साइड में ही उनके बाकी रिलेटिव्स का घर हुआ करता था। अमरजीत के जितने भी कजन्स थे सारे एक साथ ही खेला करते थे। इनका जो नेबरहुड था, वहाँ के जितने भी लोग थे वो साडा परिवार को काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानते थे और उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी थी पूरे गांव में। वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ करते थे और अगर किसी को किसी भी तरीके की कोई भी ज़रूरत पड़ती थी तो पूरा नेबरहुड एक साथ एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहता था उनकी हेल्प करने के लिए। अमरजीत की मम्मी, जिनका रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नाम पारुल था, और अमरजीत के पापा, जिनका रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नाम बलराम था, दे वर सो हैप्पी व्हेन दे वर ब्लेस्ड विद अ सन। गांव में लोग हमेशा लड़कियों से ज़्यादा प्रेफर करते थे लड़कों को, तो उनका जब एक बेटा पैदा हुआ तो पूरे गांव में बहुत ज़्यादा जश्न हुए, काफ़ी ज़्यादा खुशियां मनाई गई कि अमर साडा परिवार में लड़के का जन्म हुआ है। पारुल जी के कुछ स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग अमरजीत काफ़ी ज़्यादा शुरू से ही शॉर्ट टेम्पर्ड बच्चा था, उसको छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था। उन्होंने पुलिस को बताया था कि एक बार जब अमरजीत ने उनसे खिलौना माँगा था खेलने के लिए, तो उनकी मम्मी ने, मतलब पारुल जी ने, उनको ये कह के मना कर दिया कि हम काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं, तो हम तुम्हारे लिए खिलौने नहीं ला सकते हैं। ये बात सुनने के बाद अमरजीत को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने अपनी मम्मी को एकदम से धक्का मार दिया और कहा कि मुझे खिलौने अभी चाहिए। तो आप इस इंसिडेंट से ही समझ सकते हो कि वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा किस्म का बच्चा था, जिसको अपनी सारी बातें पूरी करवानी होती थी। अमरजीत के पेरेंट्स के अकॉर्डिंग अमरजीत को ज़्यादा बोलना बाहरी लोगों से उतना ज़्यादा पसंद नहीं था, वो हमेशा अकेले ही रहता था। वो अपने कज़न्स के साथ बाहर खेलने तक भी नहीं जाता था। सिंस मैंने आपको जैसे बताया कि अमरजीत के जितने भी फैमिली मेंबर्स थे सब आस-पास ही रहते थे, तो वो एक-दूसरे के घर मिलने-जुलने आते रहते थे, एक-दूसरे का हाल-चाल पूछते रहते थे। काफ़ी अच्छा कॉर्डियल रिलेशंस था सबके बीच में। तो एक दिन ऐसे ही अमरजीत की आंट, या आप उनको मौसी कह सकते हो, अमरजीत की मौसी जो हैं, वो अपनी बेटी को लेकर आती हैं। बेटी उनकी 6 इयर्स की थी। नाम पता नहीं है एक्चुअली रिपोर्ट्स में भी कि एग्ज़ैक्ट नाम क्या था उस लड़की का। तो वो अपनी 6 साल की बेटी को लेकर आती है अमरजीत के घर। वो एक रिक्वेस्ट लेकर आती है और पारुल को कहती है कि क्या पारुल तुम मेरा एक छोटा-सा काम करोगी? तो पारुल भी पूछती है कि क्या हो गया, काम क्या है आपको मुझसे? तो मीना बोलती है कि तुम मेरी 6 साल की बेटी है, जैसे कि तुम जानती ही हो, तो इस वज़ह से मैं चाहती हूँ कि तुम इसको कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लो, क्योंकि मुझे आउट ऑफ टाउन जाना है किसी काम से। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 महीने का टाइम लगेगा, तो 1 महीने के लिए तुम मेरी बेटी को अपने पास रख लो। ये सुनने के बाद पारुल थोड़ी-सी रिलक्टेंट थी उसकी बेटी को लेने के लिए, अपने घर में रखने के लिए, क्योंकि दे वर ऑलरेडी पुअर। तो उनके पास अपनी खुद की फैमिली गुज़ारा करने का कोई साधन नहीं था, कोई मीडियम नहीं था। तो वो समहाउ अपना पेट पाल रहे थे। अब पारुल को लगा कि अगर इनकी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूँगी, तो मुझे इनकी बेटी को भी देखना पड़ेगा, और हमारी फैमिली इतनी ज़्यादा फाइनेंशियली रिच नहीं है कि किसी और एक एडिशनल मेंबर को पाल पाए। तो ये सब सुनने के बाद मीना ने काफ़ी मनाने की कोशिश करी पारुल को और कहा कि मुझे पटना में एक डोमेस्टिक हेल्पर की जॉब मिल गई है, तो मैं उसी सिलसिले में पटना जा रही हूँ। तो जैसे ही मुझे सैलरी मिलेगी मेरी, मैं अपनी बेटी का खर्चा निकालने के लिए तुमको उसमें से कुछ हिस्सा दे दूँगी ताकि तुम मेरी बेटी को रख लो। तो पारुल
के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था मीना का कि वो उसको मना नहीं कर पाई, सिंस क्योंकि वो नेबर थे, उनको रिलेशनशिप भी मेंटेन करके रखना था, तो वो उसको मना नहीं कर पाई और वो एग्री कर देती है उसकी मीना की 6 साल की बेटी को अपने घर रखने के लिए। कुछ टाइम तक तो सब कुछ सही चला, सब कुछ परफेक्ट चला एकदम। लेकिन एक दिन अमरजीत के हवाले पारुल जो है वो उस छोटी बच्ची को, 6 साल की छोटी बच्ची को, मीना की बच्ची को छोड़ के बाजार जाती है और अमरजीत को कहकर जाती है कि इसका ध्यान रखना। जब वो बाजार से वापस आती है तो वो देखती है कि वो छोटी बच्ची थी ही नहीं। उसने काफ़ी देर तक ढूँढने की कोशिश करी, इधर-उधर हर एक इंसान से पूछा और लेकिन उसको मीना की बेटी मिली नहीं। वो एकदम से पता नहीं कहाँ गायब हो गई। पारुल उसको पूरे गाँव में हर जगह जाके उसने हर घर में जाकर चेक किया, लेकिन उसको मीना की बेटी नहीं मिली। धीरे-धीरे ये बात पूरे गाँव में फैल गई कि मीना की बेटी गायब हो गई है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गाँव वाले काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे, बहुत हेल्पफुल नेचर था गाँव वालों का। तो इसीलिए जैसे ही मीना की बेटी गायब हो गई, तो सारे गाँव वाले साडा परिवार को बोलने आए कि आपको किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत हो तो हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे कि मीना की बेटी मिल जाए। गाँव वालों ने हर एक जगह, हर एक कोने में जाकर ढूँढा लेकिन मीना की बेटी नहीं मिली। और जब इतनी कोशिश करने के बाद भी मीना की बेटी उन सबको, गाँव वालों को भी नहीं मिली, तो गाँव वालों ने साडा परिवार के मुखिया बलराम जी को कहा कि आप जाके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दो क्योंकि आपके घर की एक बेटी खोई है, तो आप जाके पुलिस रिपोर्ट करवा के आ जाओ। लेकिन साडा परिवार ने कोई भी किसी भी तरीके की मिसिंग रिपोर्ट करवाना ज़रूरी नहीं समझा। ये बात गाँव वालों को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी क्योंकि उनको लगा कि यार इनके घर की बेटी खो गई है और ये लोग मिसिंग रिपोर्ट तक नहीं करवा रहे हैं। और वहीं कुछ गाँव वालों को लगा कि शायद बदनामी के डर से ये लोग मिसिंग रिपोर्ट नहीं करवा रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं करवाना चाहते हैं तो छोड़ देते हैं, कुछ नहीं होता। ये इनका पर्सनल मैटर है, कुछ नहीं होता। ये इनका, उन्होंने उनकी बेसिकली प्राइवेसी को रिस्पेक्ट किया, उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट किया और इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं किया। अपने हिसाब से वो जो कर सकते थे उन्होंने पूरा कोशिश किया कि मीना की बेटी मिल जाए, लेकिन मीना की बेटी नहीं मिलती है। अब जब 1 महीना बीत जाता है तो मीना जो है वो वापस पटना से बेगूसराय आती है, अपने गाँव आती है और वहाँ पे जब वो पारुल से पूछती है कि उसकी बेटी कहाँ है, तो पारुल उससे झूठ बोलती है कि तुम्हारी बेटी एक एक्सीडेंट की वजह से ख़त्म हो गई। बलराम ने भी मीना से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप किसी तरीके की कोई पुलिस कंप्लेन मत करना, हम नहीं चाहते हमारी भी कहीं पर भी बदनामी हो, तो आप पुलिस कंप्लेन मत करना। मीना अपनी बेटी को खोने के बाद इतनी ज़्यादा गम में थी कि उसको एक्चुअली में कुछ समझ भी नहीं आ रहा था टाइम पे कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ टाइम बीता, धीरे-धीरे चीज़ें लोग भूलने लग गए, लोग भूल गए कि कोई एक बेटी, इनकी साडा परिवार की कोई बेटी भी थी जो गायब हो गई थी। सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल लाइफ़ आ गई और सारी चीज़ें ट्रैक पे वापस से आने लगी धीरे-धीरे। तभी साडा परिवार में एक और खुशी की लहर आती है। पारुल जो है वो एक बेटी को जन्म देती है। इसका मतलब अब पारुल की 2 संतान हो गई, एक अमरजीत और एक उसकी छोटी बेटी जो अभी-अभी पैदा हुई है। सब उस छोटी बच्ची के जन्म पे इतने ज़्यादा खुश थे कि पूरे गाँव में जश्न मनाया गया। लेकिन ये खुशी सिर्फ़ कुछ टाइम के लिए ही थी। कुछ टाइम बाद उनकी ये जो अभी-अभी पैदा हुई बेटी थी, वो शायद रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ़ 3 मंथ की थी, वो भी गायब हो जाती है। इस बार काफ़ी टाइम तक गाँव वालों को भी पता नहीं लगता कि साडा परिवार की दूसरी फीमेल चाइल्ड भी गायब हो चुकी है और लेकिन बात ये थी कि कितने टाइम तक ये बात छुपाई जाती। बच्चे की कोई रोने की आवाज़ नहीं आती थी घर से, साडा परिवार के सारे लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। ये सारी चीज़ें देखकर गाँव वालों को वापस से अजीब लगने लगा कि मतलब ऐसा क्या हो रहा है, कोई दिखता भी नहीं है, बच्चे की रोने की आवाज़ भी नहीं आ रही है। लेकिन गाँव वालों ने किसी भी तरीके कोई पूछताछ करना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि साडा परिवार किसी भी तरीके का कोई जवाब देना भी नहीं चाहती थी। अगर कोई पर्सन गाँव का उनसे पूछता भी था कि बेटी कहाँ है, तो वो अक्सर इस बात को टाल दिया करते थे। तो गाँव वालों को क्लियरली समझ में आ रहा था कि साडा परिवार उस बच्ची के बारे में बताने से इनकार कर रही है एक तरीके से क्योंकि वो बात ही नहीं करना चाहते उन दोनों बच्चियों के बारे में। धीरे-धीरे वापस से सब कुछ ठीक होने लगा, लोग अपना काम करने लगे, ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ हुआ भी है उनके फैमिली में, वापस से सब अपना खेती-बाड़ी वगैरह करने लगे। लेकिन वापस से गाँव की एक तीसरी बच्ची गायब हो जाती है।
पहले की जो 2 बच्ची थी वो साडा परिवार की ही थी, लेकिन इस बार जो बच्ची गायब होती है वो साडा परिवार की नहीं थी। अब इन टोटल गाँव से 3 बच्चियाँ गायब हो चुकी थी। ये बच्ची सिर्फ़ 3 साल की थी और कुछ रिपोर्ट्स में इसका नाम खुशी शो करता है और कुछ रिपोर्ट्स में इसका नाम खुशबू शो करता है, तो हम मान लेते हैं कि इसका नाम खुशबू था। तो खुशबू की मम्मी एक डोमेस्टिक हेल्पर ही थी, वो दूसरों के घरों में जाके काम करती थी। तो वो काम पे जाने से पहले खुशबू को स्कूल छोड़ देती थी और काम से आने के बाद खुशबू को स्कूल से पिक करते हुए अपने घर ले जाती थी। तो जब वो एक दिन अपने काम वगैरह करके वापस स्कूल की तरफ जा रही होती है खुशबू को लेने, तो वो देखती है कि खुशबू वहाँ पे थी ही नहीं। वो एकदम डर गई, वो एकदम सहम गई खुशबू की मम्मी। एंड देन उनको एकदम से दिमाग में आया कि कहीं साडा परिवार की बच्चियों की तरह मेरी खुशबू भी तो लापता नहीं हो गई। लेकिन साडा परिवार की तरह खुशबू की मम्मी ने नहीं किया। उन्होंने गाँव वालों की हेल्प लेने की पूरी कोशिश करी, तो उन्होंने पूरे गाँव में शोर मचा दिया कि मेरी बेटी खो गई है, मेरी बेटी खुशबू खो गई है, उसे ढूँढ कर लाओ, उसे ढूँढ कर लाओ। और सारे गाँव वाले खुशबू को ढूँढने में लग गए। और काफ़ी देर तक जब खुशबू को ढूँढने के बाद भी खुशबू नहीं मिली, तो उसकी मम्मी ने जाके पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा दी। पुलिस आई और पूछताछ शुरू करने लगी कि किसी ने बच्ची को देखा, किसी ने बच्ची को देखा, लेकिन सबका जवाब नहीं ही था। फिर उसी गाँव वालों में से किसी एक गाँव वालों ने बता दिया कि इससे पहले ये पहला केस नहीं है कि यहाँ से एक बच्ची गायब हुई है, इससे पहले भी गाँव से 2 बच्चियाँ गायब हो चुकी हैं। और सबने बता दिया कि वो साडा परिवार की 2 बच्चियाँ थी जो बहुत टाइम पहले मतलब कुछ महीने पहले इस गाँव से गायब हो गई थी। पुलिस साडा परिवार के पास गई पूछताछ करने के लिए कि क्या पता उनको कहीं न कहीं कोई लिंक हो खुशबू के गायब होने में, उन 2 बच्चियों के गायब होने में। तो ये पता लगाने के लिए साडा परिवार के पास पुलिस जाती है एंड पुलिस को देखकर साडा परिवार एकदम घबरा जाती है। और पुलिस को देख के साडा परिवार के सारे लोग एकदम घबरा जाते हैं। पहले तो पुलिस ने उनको काफ़ी ज़्यादा डाँटा कि आपकी परिवार की 2 लड़कियाँ गायब हो गईं और आपने किसी भी तरीके की कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं करवाई। उसके बाद पुलिस वालों ने खुशबू के बारे में बताया कि तुम्हें पता है क्या कि गाँव की एक और लड़की खुशबू गायब हुई है, तो क्या आपको पता है कि वो कहाँ गई है या क्या आपने उसको देखा? तो साडा परिवार तो एकदम चुप था, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस के हम क्वेश्चंस का क्या आंसर दें। तभी उसी टाइम पारुल ने अपने बेटे अमरजीत को आगे कर दिया और उसने पुलिस को कहा कि ये आपको बताएगा कि गांव की सारी बच्चियां जितनी भी गायब हुई हैं वो कहाँ हैं। पहले तो पुलिस बड़ा ही कंफ्यूज हो गई कि ये छोटा सा बच्चा 7-8 साल का हमको क्या बताएगा। लेकिन उसके बाद अगर अमरजीत के चेहरे की बात करें तो अमरजीत के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल थी बड़ी क्रीपी सी कि उसको एज इफ उसको देख के ये सारी चीज़ें बड़ा मज़ा आ रहा था कि क्या हो रहा है। और मतलब ओवरऑल उसको कोई लेना देना नहीं था कि उसने किसी को मारा है क्या है। अमरजीत पुलिस वालों को देखकर एकदम क्रीपीली हंस रहा था, बस थोड़ी सी उसके चेहरे पे स्माइल थी। उसने पुलिस वालों को बोला कि मुझे आप एक बिस्किट का पैकेट दे दो, मैं आपको सारी बातें बता दूंगा कि सारी खुशबू कहाँ है। पुलिस वालों ने एक बिस्किट का पैकेट मंगवाया और अमरजीत को दे दिया कि ये लो खाओ और बताओ खुशबू कहाँ है। तो वो बिस्किट का पैकेट खोलता है और खाते खाते पुलिस वालों को एक खेत में ले जाता है। और जब उस खेत में पुलिस वाले पहुंचते हैं तो वो देखकर शॉक हो जाते हैं। वहां पे खुशबू की बॉडी होती है और बॉडी के ऊपर घास पड़ी होती है। और खुशबू की मरी हुई बॉडी देखकर भी अमरजीत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तब भी वही क्रीपीली स्माइल कर रहा था और अपनी बिस्किट्स खा रहा था। पूरे गांव वाले और पूरे पुलिस वाले सबके सब एकदम हैरान हो गए कि एक छोटा सा 8 साल का बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है। पुलिस वाले उसी टाइम अमरजीत को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए और उसको काफ़ी डराया, काफ़ी धमकाया कि हमें बता दो खुशबू को किसने मारा है। बार-बार उन्होंने अमरजीत से एक ही सवाल पूछा कि हमें बता दो खुशबू को किसने मारा है। लेकिन अमरजीत ने कुछ जवाब नहीं दिया और उसके बाद भी वो हँसे जा रहा था और उसके बाद उसने एक ही चीज़ बोली वापस से कि आप मुझे एक बिस्किट का पैकेट दे दो, मैं आपको बता दूंगा कि खुशबू को किसने मारा है। पुलिस ने वापस से उसके लिए बिस्किट का पैकेट मंगवाया और अमरजीत को बिस्किट का पैकेट दे दिया। एंड देन बिस्किट खाते ही अमरजीत ने पूरी बात बोल दी कि मैंने ही खुशबू को मारा है और इससे पहले जो मेरी दोनों कज़न बहनें थी, एक रियल बहन थी और एक कज़न बहन थी, मैंने ही अपनी उन दोनों बहनों को भी मारा था। अमरजीत ने पुलिस को ये भी बोला
कि उसने खुशबू को एक ईंट से मारा, और जब जब वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, तो अमरजीत को बहुत मजा आ रहा था। पुलिस ये सारी बातें सुनकर एकदम हैरान हो गई कि ये छोटा सा 8 साल का बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है। साडा परिवार को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और बलराम भी पुलिस स्टेशन आए। उनसे पूछा गया ये सारी चीज़ें, तो बलराम ने बोला कि मैंने ये सारी बातें इसलिए छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेटे का जीवन खराब हो, उसका फ्यूचर खराब हो। अमरजीत पे भी काफ़ी सारे केसेस हुए एंड उनकी फैमिली साडा परिवार पे भी काफ़ी तरीके के केसेस हुए। लेकिन सिंस अमरजीत अभी 8 ही साल का था, तो उसको रेगुलर नॉर्मल जेल में नहीं भेज सकते थे। तो इसीलिए उसको एक जुवेनाइल सेंटर में भेजा गया एंड बहुत सारे ह्यूमन रिसर्चर्स ने, साइकाट्रिस्ट ने ट्राई किया कि अमरजीत के माइंड को वो स्टडी कर पाए कि एक्चुअली में ये 8 साल का बच्चा ऐसे कैसे कर सकता था, किसी को इतना ब्रूटली कैसे मार सकता था। एंड चलो, अगर खुशबू को उसने मारा भी, तो वो अपनी खुद की बहनों को कैसे मार सकता था। लेकिन व्हेन ही टर्न्ड 18, उसको जुवेनाइल सेंटर से बाहर निकाल दिया गया एंड ऐसा माना गया कि अब वो बिल्कुल ठीक है, मेंटली भी वो ठीक है। तो उसको रिलीज कर दिया गया और एक न्यू आइडेंटिटी के साथ, एक न्यू नाम के साथ उसको सोसाइटी में छोड़ दिया गया। एंड अब प्रोबेबली वो एक नॉर्मल पर्सन के तरह अपनी लाइफ जी रहा होगा। नाउ अब आपके अकॉर्डिंग क्या रीजंस रहे होंगे कि एक छोटे से बच्चे ने ये सारी चीज़ें करी, उसने मर्डर किया जिसको शायद पता भी नहीं होगा कि किसी की जान ले लेना होता क्या है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच।